Good morning, all of you. My name is Anu Mehra. I'm your English educator from Synergy IS Academy. Today, we will discuss our next chapter, that is The Lost Spring, written by Anis Jung. जो एनीस जंग ने एक वर्क है इनका, द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, वहां से एक एक्सर्प्ट लिया, एक छोटा सा पार्ट लिया है। तो इस जो चैप्टर है इसमें राइटर क्या बताना चाहता है कि स्टोलन चाइल्डहुड के बारे में बताना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं उनसे कैसे उनका चाइल्डहुड छीन लिया जाता है और वो एक जो चाइल्ड लेबर की एक भट्टी है उसमें झोंक दिया जाता है। तो इसमें हम दो बच्चों की स्टोरी पढ़ेंगे, दो लड़के हैं दो बॉय हैं, उनकी स्टोरी पढ़ेंगे। पहला है साहिब और सेकंड जो बॉय है वो उसका नाम है मुकेश। इन दोनों की स्टोरी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये जो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, तो साहिब नाम का एक छोटा सा लड़का होता है, वो अपने एक ग्रुप के साथ में, अब वो ग्रुप क्या क्या काम करता है, रैग पिकर्स का ग्रुप है, ये रैग पिकिंग का काम करता है। तो उनके साथ अर्ली मॉर्निंग में वो क्या करते हैं कि वो जगह पे पहुंच जाते हैं और रैग पिकिंग करते हैं और आफ्टरनून से पहले ही घर चले जाते हैं। तो वहां पे जो हमारे ऑथर हैं वो उनसे पूछते हैं, जो नरेटर है वो पूछते हैं कि जो साहिब है उनसे पूछते हैं कि व्हाई डू यू डू दिस। अब वो कहता है कि हमारे पास तो कोई और काम है ही नहीं, आई डोंट हैव एनी वर्क टू डू, इसीलिए हम ये काम करते हैं। एक्चुअल में ये जो बॉय है ये कहाँ से आए हैं, ये कंट्री ढाका से आए हैं। ढाका कहाँ है, बांग्लादेश में है। जो बांग्लादेश वॉर हुआ था 1971 में, उसके बाद में ये माइग्रेट होके अपनी कंट्री में आ गए थे, तब से ये लेके अब तक ये वहीं रह रहे हैं। तो जो राइटर है, जो नरेटर है, वो उनसे पूछता है कि तुम ये काम क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और काम है ही नहीं। फिर कहते हैं डू यू वांट टू गो स्कूल, तुम क्या तुम स्कूल जाते हो। तो वो कहता है कि हमारे आसपास तो कोई स्कूल है ही नहीं, तो क्या तुम स्कूल जाना चाहोगे। तो कहता हाँ। कहते मैं एक स्कूल खोलूंगा तो तुम आओगे वहां पे। वो हाँ कर देता है कि आप अगर स्कूल खोलोगे तो मैं जरूर पढ़ने के लिए आऊंगा। और ये जो बात है उसकी जो फेस पे स्माइल ला देती है। तो थोड़े जब कुछ टाइम हो जाता है, ऑथर को, जो नरेटर है उसको, उस बच्चे को जानते हुए, तब वो उसे पूछता है व्हाट इज योर नेम। तो वो जो छोटा सा बच्चा साहिब है वो उसे अपना नाम बताता है, माय नेम इज साहिब आलम। अब ये जो साहिब आलम है ये राइटर को आयरोनिकल लगता है। वो आयरोनिकल क्यों लगता है, क्योंकि साहिब आलम का मीनिंग होता है द किंग ऑफ द वर्ल्ड। और वो अब ये अपने नाम के बिल्कुल अपोजिट था, अपोजिट, इसीलिए उसको आयरोनिकल लगता है। क्योंकि साहिब आलम है ये क्या है, एक रैग पिकर का काम, रैग पिकिंग का काम करता है, इसीलिए उसको ये आयरोनिकल लगता है। तो जो नरेटर है वो उन बच्चों को देखता है, उन्होंने चप्पल नहीं पहनी हुई थी। तो वो एक बच्चे से पूछता है कि व्हाई आर यू नॉट वियरिंग चप्पल्स। तो उनमें से एक इनोसेंट, एक छोटे से बच्चा आंसर करता है कि मम्मा ने तो मुझे लाके ही नहीं दी। तो इसीलिए दूसरा बच्चा है तभी आंसर करता है कि अगर इसकी मम्मा लाके देगी तो भी ये नहीं पहनेगा। तो जो नरेटर है वो उस जो ग्रुप का नाम क्या रखता है, बेयरफुट आर्मी। तो बेयरफुट आर्मी उस ग्रुप का नाम रखता है, क्योंकि उन्होंने चप्पल नहीं पहनी हुई थी। उनमें से एक बच्चा कहता है कि मुझे शूज चाहिए, आई वॉन्ट शूज, मुझे शूज चाहिए। तो उस टाइम पे जो नरेटर को एक स्टोरी याद आती है, जो 30 ईयर पहले की स्टोरी है। 30 ईयर पहले एक टेम्पल था उदीपी में। उदीपी में उस टेम्पल का एक प्रीस्ट था और एक उसको छोटा बच्चा था। जब रोज सुबह वो स्कूल के लिए, जब छोटा बच्चा रेडी होता था तो भगवान जी से प्रे करता था कि प्लीज भगवान जी मुझे शूज दिलवा दो। तो वो रोज ये प्रेयर करता था। अब 30 ईयर के बाद में जो नरेटर है वो वापस से उस टेम्पल में गए हैं। जो टेम्पल है वो पहले जैसा तो नहीं था। अब क्या है, वो थोड़ा सा मतलब पुराना हो गया है, अब उसकी रिपेयरिंग भी नहीं हुई है, वो तो खंडर के जैसे हो गया है। तब वो जो राइटर है वो क्या करते हैं कि जो उस टेम्पल के पीछे जाते हैं, बैकयार्ड में जाते हैं। जब जाके देखते हैं कि वहां पे एक फोल्डिंग बिछा हुआ है, वहां पे चेयर्स, व्हाइट और रेड कलर की चेयर्स पड़ी हुई हैं। अब वो जो चेयर्स पड़ी हुई हैं उनको देखता है, तभी जो प्रिस्ट है, जो नया प्रिस्ट है, अभी वो ही सेम प्रिस्ट तो नहीं है लेकिन अब वो उसकी जगह पे कोई दूसरा प्रिस्ट है। तब उस प्रिस्ट का बेटा आता है और पीछे से स्कूल बैग को उठा के फेंक देता है उस फोल्डिंग पे। अब नरेटर क्या देखता है कि जो बच्चा है वो ग्रे कलर की यूनिफॉर्म में है और उसने शूज पहने हुए हैं। अब वो क्या रियलाइज करता है कि 30 ईयर पहले जिस बच्चे ने प्रे की थी वो आज पूरी हो चुकी है। इट मीन्स कि अब यहाँ पे कुछ तो डेवलपमेंट हुई है, कम से कम 1% जो डेवलपमेंट हुई है। कि पहले जिस बच्चे ने प्रेयर की थी, शूज मांगे थे, तो अब जो प्रिस्ट है उसके बच्चे के पास कम से कम शूज है।
तो जो नरेटर है वो साहिब के साथ में उनके एरिया में जाता है, जब कहाँ जाता है, सीमापुरी में। सीमापुरी कहाँ है, पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की पेरिफेरी पे बसा हुआ है। अब ये दिल्ली की पेरिफेरी पे तो है, लेकिन ये बहुत उससे डेवलपमेंट है, उससे कोसों दूर है। किस लिए कोसों दूर है? जो दिल्ली है वो किस चीज के लिए माना जाता है, वो डेवलपमेंट के लिए माना जाता है। वहां पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, और ये इसका बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब क्या होता है कि जब सीमापुरी में वो जब जाता है, तो अब वो जब वहाँ की डिंजी स्ट्रीट्स में जाता है, बहुत डर्टी स्ट्रीट्स होती हैं, डस्टी स्ट्रीट होती है, ना वहाँ पे रनिंग वाटर है, ना वहाँ पे सीवेज सिस्टम है। अब उनके जो घर बने होते हैं वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके घर बने होते हैं वो कच्चे घर होते हैं, और उनकी जो झोपड़ियों की जो छत होती है वो टिन के साथ टिन टिन लगी होती है, वहां पे टिन के साथ कवर होती है। कई लोगों के पास में तो इतने पैसे भी नहीं है कि वो टिन खरीद सके, इसलिए उन्होंने इसको ढकने कवर करने के लिए क्या लगाया है, पॉलिथीन लगाया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन है वहां पे। वो उसी जगह पे एक ग्रुप ऑफ वुमेन्स बैठा होता है, वुमेन बैठा होता है, एक ग्रुप होता है। तो उनसे जाके नरेटर उनसे बात करते हैं। वो उनसे बात करते हुए कहती हैं कि वो दे डोंट हैव एनी आइडेंटिटी, उनके पास किसी भी चीज की कोई फैसिलिटी नहीं है, ना उनके बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना कोई उनके पास आइडेंटिटी प्रूफ है। लेकिन उनके पास क्या है, दे हैव, बट दे हैव राशन कार्ड, उनके पास राशन कार्ड है। अब राशन कार्ड होने से अब इनको किसको बेनिफिट होगा? एक्चुअली में ये राशन कार्ड ये पॉलिटिशियन ने बना के दिए थे, किस लिए बनाए थे? क्योंकि इनको यहाँ पे उनका वोट बैंक दिखता था, ताकि वो वोट कर सके, इसलिए उनके राशन कार्ड बनाए। लेकिन बेनिफिट तो इन लोगों को भी हुआ। किस चीज का बेनिफिट हुआ? कि राशन कार्ड को बनाते टाइम इन्हें क्या है, जो ग्रेन्स है वो कम रेट में मिल जाती थी, कम से कम इनका पेट भर जाता था, इसीलिए। तो पॉलिटिशियंस है, उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए, उनके अपना वोट पावर के लिए इनके राशन कार्ड बनाए थे। अब जो ये विमेन्स है वो इस लैंड को एलियन लैंड कहती है, कि वो इस एलियन लैंड पे आके हैप्पी है। वो किस लिए हैप्पी है? क्योंकि उनके जो बांग्लादेश में जो उनके फील्ड्स हैं वहां पे ग्रीनरी है, सब कुछ है, लेकिन रेगुलर स्टॉर्म के कारण सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वहां पे उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं रहता। वहां पे भूखे मरने से अच्छा है कि यहाँ पे अपनी कंट्री में आके, इंडिया में आके वो कम से कम पेट भर खाना खा के रात को सो जाते हैं। यही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। अब ये जो वुमेन्स है वो बताती है कि उनके जो हस्बैंड है वो भी गार्बेज पिकिंग का काम करते हैं, और साथ साथ उनके जो बच्चे हैं वो भी गार्बेज पिकिंग का काम करते हैं, रैक पिकर्स है वो, और जिनसे उनका घर का काम चलता है। वो किस लिए ये काम करते हैं? फॉर द शेक ऑफ ब्रेड, वो सिर्फ खाने के लिए ऐसा करते हैं, खाना, ताकि उन्हें 2 टाइम का खाना नसीब हो जाए, इसलिए वो ये काम करते हैं। अब क्या होता है, कुछ टाइम के बाद में जो नरेटर है और जो साहिब है वो दोनों क्या करते हैं, कि विंटर सीजन होता है और वहां पे एक टेनिस क्लब के सामने ये दोनों खड़े होते हैं। तब नरेटर क्या नोटिस करता है, ये नोटिस करता है कि जो साहिब है उसने टेनिस शूज पहने हुए हैं और उनमें एक होल है। तभी वो उसको रियलाइज हो जाता है, उसे समझ आता है कि ये जो टेनिस शूज है किसी रिच फैमिली के बेटे की है, किसी बॉय की है, और उसने होल हो गया था इन शूज में, तो इसीलिए साहिब को दे दिए। तो जो साहिब है वो नरेटर को बताता है कि उसे टेनिस खेलना पसंद है, कि मैं भी टेनिस खेलना चाहता हूँ। तो जो, और वो ये भी बताता है कि जब यहाँ पे कोई नहीं होता तो यहाँ का जो वॉचमैन है वो उसे इस टेनिस क्लब में एंट्री करने देता है, और वहां पे ये टेनिस थोड़ी देर खेल के भी जाता है। फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। क्यों क्यों जाने से पहले जो ऑथर है वो रियलाइज करता है कि ये जो इसका ऐसा ड्रीम है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद कुछ दिनों के बाद में फिर जो नरेटर है वो बाद में दोबारा से साहिब से मिलता है, लेकिन अब किस जगह पे मिलता है, वो मिल्क बूथ के पास मिलता है। और उसके हाथ में एक स्टील का कनिस्तर होता है, साहिब के हाथ में स्टील का कनिस्तर होता है। अब वो उससे पूछता है, नरेटर है वो पूछता है साहिब से कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब वो बताता है कि मैं यहाँ पे एक टी स्टॉल है, मैं वहां पे मेरी जॉब लगी है, मैं काम करता हूँ वहां पे। वो बंदा मुझे 800 रुपए पर मंथ देता है और तीनों टाइम का खाना देता है, जिससे कि मेरा पेट भी भर जाता है और मुझे कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। तो इस बात से मैं यहाँ पे काम करने लग गया। लेकिन जो अब राइटर क्या देखता है कि जो पहले जो रैक पिकिंग का बैग था वो उसके लिए इतना भारी उसको फील नहीं हो रहा था जितना कि ये स्टील का कनिस्तर। क्योंकि वहां पे जो ये साहिब है वो अपने खुद का मालिक खुद था, लेकिन अब वो किसी के अंडर काम कर रहा था। तो साहिब नो लॉन्गर मास्टर, अब जो साहिब है वो मास्टर नहीं रहा था। अब वो क्या करने लगा था, किसकी वेब में फंस चुका था, एक चाइल्ड लेबर का एक वेब है उसके अंदर ये फंस चुका था।
तो हमारी जो नेक्स्ट स्टोरी है वो है मुकेश की। यहाँ पे एक मुकेश एक लड़का होता है और वो बैंगल फैक्ट्री में काम करता है, ग्लास फैक्ट्री में काम करता है। लेकिन उसकी एक विश है, वो चाहता है आई वांट टू ड्राइव अ कार, मुझे कार चलानी है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मुझे मोटर मैकेनिक बनना है ना, मुझे इस जो ग्लास फैक्ट्री है मुझे यहाँ काम नहीं करना, मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है, मुझे खुद का मास्टर खुद बनना है। तो ये जो मुकेश है ये कहाँ रहता है, ये फिरोजाबाद में रहता है। फिरोजाबाद किस चीज के लिए फेमस है, वहां के बैंगल मेकिंग है, वो सबसे पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस कहाँ की बैंगल्स है, फिरोजाबाद की वो फेमस है। तो अब ये क्या करता है कि इसका एक ड्रीम है, ये जो मोटर मैकेनिक बनने का, वो एक मिराज की तरह है। मिराज की तरह कैसे होते हैं कि जैसे कि जो रेगिस्तान होता है वहां पे दूर ही ऐसा लगता है कि यहाँ पे पानी है, लेकिन जब हम उसके पास पहुंचते हैं तो फिर उसको वो सैंड मिलती है। सॉरी। फिर वो आगे जाता है, उसको दूर लगता है कि यहाँ पानी है, लेकिन वो पानी उसे कभी नहीं मिल पाता। और ऐसे ही जो उसकी विश है वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, इसलिए उसने इसके ड्रीम को मिराज बोला है। अब वो यहाँ पे जो फिरोजाबाद है वहां पे फैमिलीज हैं, वो अब जो फैमिलीज है ना वो जनरेशन से यही काम कर रही है। वहां पे इनके जो फादर हैं वो भी यही काम कर रहे थे, उनके फादर है वही काम कर रहे थे, उनके भी फादर हैं, वो पूरे जनरेशन से यहीं पे जो ग्लास फैक्ट्री है यही काम कर रहे हैं। वहां के फर्नेस की, ग्लास फैक्ट्री के अपीयरेंस के बारे में बताया, वहां पे फर्नेस जो भट्टी होती है उसमें हाई टेम्परेचर होता है। एक पूरा बंद एक मतलब बहुत बड़ा एक फैक्ट्री होती है, उसके अंदर क्या होता है, लो लाइट होती है, डिंजी सेल, छोटे छोटे सेल्स बने होते हैं, और बहुत हाई टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे मुकेश है वो भी यही काम करता है। तो मुकेश क्या करता है, एक दिन नरेटर को अपने घर लेके जाता है और वो बहुत खुश होता है कि मैं नरेटर को अपने घर लेके जा रहा हूँ। और वो किस लिए खुश होता है, क्योंकि उसने जो अपना घर है वो रीबिल्ड कराया, उसने पूरा नहीं बनाया लेकिन उसको रिपेयर करवाया, थोड़ा सा कुछ और बनाया, रीबिल्ड करवाया है। जब वो घर के आगे पहुंचते हैं तो वहां पे उनका जो गेट होता है वो आयरन का बना होता है, आयरन गेट होता है। मुकेश उसको पैर के साथ धक्का लगा के उसको खोलता है। जब वो घर में एंट्री करते हैं तो वहां पे साइड में चूल्हा जल रहा होता है, फायरवुड स्टोव, चूल्हा जल रहा होता है, उस पर एक बड़ा सा बेसन रखा होता है और उस बेसन में वेजिटेबल्स बन रही होती है। वहां पे साइड में एक एल्यूमिनियम प्लेटर पड़ी होती है, एल्यूमिनियम की बहुत बड़ी प्लेट पड़ी होती है और उसके अंदर और भी वेजिटेबल्स रखी होती है। फिर वो यहाँ पे एक फ्रेल यंग वुमेन को देखते हैं। वहां पे जो ये वुमेन होती है, फ्रेल यंग वुमेन होती है, वो कौन होती है, वो मुकेश की भाभी होती है, ये इसकी ब्रदर की वाइफ होती है, जो खाना बना रही होती है। और जब वहां पे मुकेश के फादर आ जाते हैं तो उसकी जो भाभी है वो फ्रेल वुमेन होती है, वो क्या करती है, एक दीवार के पीछे जाके छुप जाती है और अपना घूंघट लगा लेती है, अपना घूंघट ओढ़ देती है। इंडिया में एक ये रिचुअल भी है घूंघट निकालने का, तो इसीलिए वो क्या करती है, घूंघट निकाल देती है। तो अब ये जो फ्रेल वुमेन है, एक मतलब एक 20 साल की एक छोटी एज की एक लड़की है जिसकी जल्दी शादी कर दी गई है। जब हम ये सोचते हैं कि इस एज में बच्चे को अपना करियर बनाना चाहिए, लेकिन इस टाइम पे वहां पे जो पुअरनेस है उसकी वजह से क्या कर देते हैं, छोटी लड़कियों की ही शादी कर देते हैं। और इस लड़की को 3 जनों का खाना, अब इसके ऊपर पूरी फैमिली का खाने बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और घर संभालने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तब वहां पे मुकेश के फादर होते हैं, वो भी उस बैंगल फैक्ट्री में ही काम करते हैं और वो बताते हैं कि मैं ये नहीं कि मैंने भी अपने टाइम में बहुत मेहनत करी है, मेहनत करी है और क्या करा है कि उसे जो बैंगल मेकिंग का काम है वो भी करता रहा, तो कम से कम अब शुक्र है कि हमारे पास एक घर है रहने के लिए। तो उनकी जो ग्रैंड मदर बैठी होती है तभी वो बोलते हैं इट्स अवर कर्मा, ये हमारे कर्म है, ये हमारे कर्म में ही लिख दिया है कि हमें बैंगल फैक्ट्री में ही काम करना है, ये हमारे कर्म में लिख दिया है और इसको हम चेंज नहीं कर सकते, हमें यहाँ काम करना पड़ेगा। उस बैंगल फैक्ट्री में काम करते करते जो ओल्ड लेडी है उसके हस्बैंड है वो ब्लाइंड हो चुके हैं। अब उसका जो बेटा है वो ब्लाइंड होगा और आगे उनके बच्चे होंगे वो ब्लाइंड होंगे। वो किस लिए ब्लाइंड होंगे, क्योंकि जब हम ग्लास फैक्ट्री में काम करते हैं हाई टेम्परेचर होता है और जब ग्लास को पॉलिश किया जाता है तो वो हमारे आईसाइट पे इफेक्ट करता है, जिससे कि जल्दी हमारी आईसाइट खराब हो जाती है, हमारी हम अपने आईसाइट को लॉस्ट कर देते हैं। तो वो बताते हैं कि हमने बहुत सारे स्पायरल्स देखे हुए हैं। स्पायरल्स क्या होता है कि चूड़ियां होती है, हमने बहुत बहुत से कलर की स्पायरल देखी हुई है, रेड, ब्लू, पर्पल, ग्रीन, हर एक कलर की स्पायरल्स देखी हुई है।
तो ये जो बैंगल्स है वो किस चीज का सिंबल है? सिंबल ऑफ सुहाग। ये सुहाग का, इंडिया में जो बैंगल्स है सुहाग का सिंबल माना जाता है। तभी वहां पे एक छोटी सी लड़की को देखता है नरेटर, वो होती है सविता। सविता नाम की एक छोटी सी लड़की बैठी होती है अपनी मदर के पास में, और वो फटाफट से वो फर्नेस में काम कर रही होती है और फटाफट से बैंगल मेकिंग का काम कर रही होती है। उसके हाथ जैसे मशीन के काम कर रहे हो, मशीन जितना तेज काम कर रहे थे। अब उसको ये नहीं पता होता कि वो किस लिए ये बैंगल मेकिंग का काम कर रही है और बैंगल का की इम्पोर्टेंस क्या है। जब उसकी शादी होगी तब जाके उसे ये सब चीजें पता चलेगी कि किस लिए मतलब इन बैंगल्स को बनाया जाता है। तो जो ये सविता है, अब इसकी मदर और उसके फादर दोनों ही क्या है, उस ग्लास फैक्ट्री में काम करते, बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। और जो उसका हस्बैंड है, जो सविता के फादर हैं, वो कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल, मुझे बैंगल बनाने के अलावा तो कोई और काम ही नहीं आता। और कम से कम इसे भी इस बात के प्राउड है कि इसके पास रहने के लिए एक घर है, कि इन बैंगल मेकिंग से कम हमारे पास एक घर तो हुआ। तो अब ये कहते हैं कि यूनियन, आप आपके जो बच्चे हैं वो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, तो क्या आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं अपना सकते? या फिर आप एक यूनियन बनाओ, यूनियन से अपने बच्चों को तो कम से कम एक ऐसी कंडीशन से बाहर निकालो। तब वो जो बंदा है वो उनसे कहता है, वो आदमी उनसे कहता है कि जो ये साहूकार हैं इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, ये पुलिस में जाके हमें ही अरेस्ट करवा देंगे और हमें ही पुलिस पकड़ के ले जाएगी, इसीलिए हमारा जो बैंगल मेकिंग का काम है हमें वही शूट करता है और हमें वही करना है। आई होप कि आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। तो अब हम इसकी क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज साहिब लुकिंग फॉर द गार्बेज डंप, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। अब जो साहिब है वो गार्बेज में क्या देख रहा होता है, क्या ढूंढ रहा होता है, वो कहाँ से था और कहाँ से आया था, वो कौन है और कहाँ से आया था। तो साहिब स्कॉड एंड स्काउट होता है घूमना, एंड एक्सप्लोर द गार्बेज डंप इन द सर्च ऑफ गोल्ड। अब वो जो साहिब किस लिए घूमता था, गार्बेज को चुनते हुए बीनते हुए, किस लिए ढूंढता था? इन सर्च ऑफ गोल्ड, गोल्ड को ढूंढने के लिए वो घूमता था। ही अलोंग विद थाउजेंड्स ऑफ अदर रैक पिकर्स रिसाइडेड एट द सीमापुरी। सीमापुरी में ना थाउजेंड्स ऑफ वो थाउजेंड्स ऑफ और भी फैमिलीज थी वहां पे जो कूड़ा बीनने का काम करती थी। असलम ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, और ये जो स्लम एरिया था वो कहाँ था? पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की पेरिफेरी पे था। Along with the parents, he had migrated from Bangladesh as their house and fields were swept away by the repeated storm। अब जो उनकी फैमिलीज है, इन रैक पिकर्स की फैमिली है, ये बांग्लादेश से यहाँ पे आ गई हैं, माइग्रेट होके इंडिया में आ गए। वो किस लिए आ गई हैं? क्योंकि वहां पे रेगुलर स्टॉर्म होने से उनकी जो उनके जो फसल थी वो बार बार खराब हो रही थी, इसके कारण वो रिपीटेड स्टॉर्म के कारण अब वो वहां पे वो छोड़ के और कहाँ आगे हैं? अपने इंडिया में आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। क्या साहिब टी स्टॉल पे काम करते हुए खुश था? साहिब वॉज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, क्योंकि वो खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था? देयर वॉज फिक्स्ड अर्निंग एंड द फूड ऑफ सफिस हिज हंगर, बट ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम। अब उसे एक फिक्स्ड इनकम मिल रही थी, अब वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं कमा सकता था, और उसे एक मतलब एनफ फूड मिल रहा था, लेकिन अब उसके पास क्या नहीं थी? फ्रीडम नहीं थी। Earlier working as the rag pickers, his earning was merged, but he has enjoyed his work as he not accountable to anyone। अब वो क्या है, वो ज्यादा पैसे, वो पहले वो क्या करता था, पहले वाले काम में रैक पिकिंग के काम में वो पैसे तो कमाता था, कम कमाता था, लेकिन वो इंजॉय करके करता था अपना काम जो है, वो इंजॉय करता था। लेकिन अब जो टी स्टॉल पे जो काम करता है वो किसी के अंडर में, दबाव में काम करता है। नाउ ही वाज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वो खुद का मास्टर नहीं रहा था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। किस लिए सिटी जो फिरोजाबाद सिटी थी वो फेमस थी? बैंगल मेकिंग के लिए थी। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री, बैंगल मेकिंग के लिए फेमस थी। एवरी फैमिली ऑफ फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, यहाँ पे हर एक फैमिली है वो क्या काम करती है? बैंगल मेकिंग का काम करती है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया, सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये पूरा इंडिया की सेंटर था। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन, वहां जनरेशन टू जनरेशन क्या काम करता था? बैंगल मेकिंग का काम किया जाता था फर्नेस के आगे। वेल्डिंग ग्लास, वेल्डिंग ग्लास एंड मेकिंग
बैंगल्स फॉर द वुमेन। वो क्या करते थे सबसे पहले, वो ग्लास को मेल्ट करते थे, फिर उनकी शेप देते थे, उनकी वेल्डिंग करते थे, उनको पॉलिश करते थे, ये चीजें करते थे। मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। Sorry, workers in the glass bangles industry slog their daylight hours working near hot furnace in the dingy cells, having no proper lighting and ventilation. अब जो बंदे हैं जो ग्लास फैक्ट्री में काम करते हैं, वो उनके बारे में क्या बता रहे हैं कि वो पूरा दिन वहां पे अपना ग्लास फैक्ट्री में काम करते थे, लो लाइट होती थी ना, वहां पे प्रॉपर वेल्टिनेशन होता था, डिंजी सेल्स होते थे, मतलब छोटे छोटे सेल्स होते थे, वो उस जगह पे काम करते थे। एट टाइम्स दे lose their eyesight because of the dust of the emitted while polishing glass bangles। और जब वो ग्लास बैंगल्स को पॉलिश करते थे तो जो डस्ट उठती थी तो उनसे उनकी आई साइट भी वीक हो जाती थी और बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता था। In Firozabad, children also labor in glass bangle industry where they fall prey to such a hazardous working atmosphere। अब सिर्फ बड़े ही नहीं, यहाँ पे कौन काम कर रहा था, इवन बच्चे तक भी इस हजार्डियस जो एनवायरनमेंट है उसमें काम कर रहे थे। आई होप कि ये लेसन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।